आज विपक्ष के सामने 5 बड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें सबसे पहली ये कि विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि अभी विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के लिए एक भी उम्मीदवार पक्का नहीं है, बल्कि इस पद के लिए कई उम्मीदवार, कई दावेदार बैठे हैं। बहुत सारे नेता इस पद का सपना लेकर बैठे हैं। दूसरी चुनौती यह है कि विपक्ष के सहयोगी दलों के बीच कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की बहुत कमी है, जिसे आप आज के ही इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आज जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीटों का बंटवारा दिल्ली में होना चाहिए, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सीटों का बंटवारा राज्य स्तर पर होना चाहिए और दिल्ली के नेताओं का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये सारे विपक्षी दल राज्यों में एक दूसरे के विरोधी हैं और दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में तो इन पार्टियों के बीच जबरदस्त राजनीतिक दुश्मनी है। जैसे ममता बनर्जी ने आज ही कहा कि कांग्रेस को देश में सिर्फ 300 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी की 243 सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ देनी चाहिए, और इस बात से कांग्रेस के नेता काफी नाराज हो गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी कड़वाहट है। चौथा, इस गठबंधन में कई पार्टियों का सम्मान नहीं होता, ऐसी उनकी शिकायत है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के चुनाव में जब कांग्रेस ने अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार किया तो उन्होंने कांग्रेस को चालू पार्टी बताया और कहा कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी उनकी पार्टी को इस गठबंधन में सम्मान नहीं मिला। हालांकि यहां इस विवाद का दूसरा पहलू यह भी है कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 71 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ 0.5% वोट ही मिले, यानी आधा % वोट मिले। पांचवी चुनौती है कि भ्रष्टाचार जैसे मामलों में विपक्ष के नेताओं के बीच एकता की कमी साफ दिखती है और यह बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार उठाई गई है, और परिवारवाद भी इस गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौतियों में से एक है। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या विपक्ष के इंडिया गठबंधन को एक राष्ट्रव्यापी गठबंधन कहना उचित होगा? क्या ये एक राष्ट्रीय अलायंस है, नेशनल अलायंस है? इस गठबंधन में कुल मिलाकर 28 राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनमें से सिर्फ कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसका 3 या उससे ज्यादा राज्यों में प्रभाव है। बाकी 27 में से 25 पार्टियां ऐसी हैं जिनका अस्तित्व सिर्फ 7 राज्यों के अंदर अंदर ही सीमित है। इनमें पश्चिम बंगाल से 6 पार्टियां हैं, तमिलनाडु से 5, महाराष्ट्र से 4, उत्तर प्रदेश और केरल से 3 और बिहार और जम्मू कश्मीर से 2 राजनीतिक पार्टियां हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यह गठबंधन राष्ट्रीय गठबंधन नहीं है, यह पूरे भारत में नहीं, बल्कि भारत के सिर्फ 7 राज्यों में ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि 7 राज्यों में ही जो है ये पार्टियां सक्रिय हैं। और इन 7 राज्यों में भी 2 राज्य तो ऐसे हैं जहां असल में विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इनमें एक है तमिलनाडु और दूसरा है केरल। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की कुल 59 सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सभी 59 सीटें विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने ही जीती थी, बीजेपी ने एक भी नहीं जीती। यानी जिन राज्यों में सारी सीटें पहले से ही विपक्ष के पास हैं, वहां ये दल प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए गठबंधन बना रहे हैं, तो इसका फायदा ही क्या हुआ? दूसरी बात, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में जहां यह गठबंधन प्रासंगिक हो सकता है, वहां ये विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ती हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही राजनीति करती हैं। मुख्य रूप से जिन 3 राज्यों में यह गठबंधन अपना असर डाल सकता है, वहां भी इनके लिए लड़ाई आसान नहीं है, और ये 3 राज्य हैं बिहार, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो 303 सीटें जीती, उनमें से 224 सीटों पर उसे 50% से ज्यादा वोट मिले। मतलब ये वो सीटें हैं जहां विपक्ष मिलकर भी बीजेपी को हरा नहीं पाया था। इसमें भी बड़ी बात यह कि देश के 8 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई बीजेपी से है और इन राज्यों में उसे किसी पार्टी से गठबंधन की जरूरत ही नहीं, और ये वो राज्य हैं जहां लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं। अब सोचिए, लोकसभा की 543 में से 130 सीटों पर इंडिया गठबंधन के 27 राजनीतिक दल कांग्रेस के किसी काम के नहीं, लेकिन फिर भी इसे राष्ट्रव्यापी गठबंधन कहा जा रहा है और इसका नाम रखा गया है इंडिया। एक और आंकड़ा यह है कि वर्ष 2019 में लोकसभा की कुल 192 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच
सीधी टक्कर हुई थी, जिनमें से 92% सीट बीजेपी ने जीती और सिर्फ 8% सीट कांग्रेस को मिली थी। इसके अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्यों में जहां लोकसभा की कुल 71 सीटें हैं, वहां भी इंडिया गठबंधन नहीं है। और इसलिए हम आपसे आज ये कह रहे हैं कि इस गठबंधन की जमीनी हकीकत को पूरे देश को समझना होगा और विपक्ष के नेताओं को भी इसके बारे में जरूर सोचना होगा। ये अगर विपक्ष के जो नेता हैं, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, अगर वो इन मुद्दों के बारे में, इस पॉइंट के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, वहां तो वैसे वरिष्ठ बड़े बड़े नेता हैं जो कि बहुत अच्छी राजनीतिक रणनीति बनाने में माहिर होंगे, लेकिन अगर वो इन पॉइंट्स पर नहीं सोच रहे हैं तो आज हम अपनी तरफ से उनकी मदद करने के लिए ये पॉइंट्स उनके सामने रख रहे हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर वो मोदी को टक्कर देना चाहते हैं तो उन्हें एक बहुत ही तगड़ी रणनीति बनानी होगी और उनकी रणनीति में क्या क्या लूप होल्स हैं, ये आज मैं ही उन्हें बता रहा हूं, उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा इस गठबंधन में सबसे मुश्किल स्थिति कांग्रेस पार्टी की ही है। 2019 में कांग्रेस ने देश की 543 में से 421 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो देखिए, 421 सीटों पर चुनाव लड़ा, 421 में से 52 सीटों पर उसे जीत मिली और 210 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही। यानी देश में 262 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार जरूर उतारना चाहेगी, क्योंकि यहां पर या तो वो जीते हैं और या वो दूसरे नंबर पर हैं, यानी सीधी टक्कर में है। लेकिन सोचिए, 262 सीटें बाकी विपक्षी दल क्या कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो जाएंगे? और क्या कांग्रेस देश की सिर्फ आधी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का जोखिम उठाएगी? कांग्रेस तो चाहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, कम से कम 400, 450 सीटों पर तो चुनाव लड़ना ही चाहेगी। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलें, तो फिर कांग्रेस को कुर्बानी देनी पड़ेगी और कांग्रेस को 250 से 300 सीटों पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। कम से कम 100-150 सीटें उसे छोड़नी पड़ेंगी अपने हिस्से की। क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ेगी? इतनी कम सीटों पर कांग्रेस ने आज तक कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, तो आगे कैसे वो इसके लिए तैयार हो जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करे, हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक शक्तिशाली विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्षी नेता, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, वो जिस तरह की गलतियां बार बार कर रहे हैं, जिस तरह वो बार बार हर मैच में मार खा रहे हैं, जिस तरह हर मैच को वो हारते जा रहे हैं, जिस तरह की रणनीति वो बनाकर लोगों के सामने रख रहे हैं, उस रणनीति पर लोगों को विश्वास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और वो रणनीति है भी गलत। इसलिए आज जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं, ये पॉइंट्स पर कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के नेताओं को विचार करना चाहिए। इन पर अगर वो काम करेंगे तो शायद 1 या 2 राउंड के लिए वो मोदी को कुछ छोटी मोटी टक्कर देने में कामयाब हो सकते हैं। वर्ष 1958 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मधुमती। इस फिल्म में एक बड़ा मशहूर गाना था, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। उस जमाने में लोग जब सफर पर जाते थे और मौसम सुहाना होता था तो इस तरह के गाने लिखे जाते थे और नायक ऐसे गाने गाता था। लेकिन अब ना तो सफर सुहाना बचा है और ना ही मौसम हसीन रहा है, क्योंकि मौसम वैसे ही खराब हो चुका है, क्योंकि चारों तरफ प्रदूषण के काले बादल छाए हुए हैं, सांस लेना मुश्किल है ऐसे मौसम में। और सफर भी खराब हो चुका है क्योंकि चारों तरफ ट्रैफिक जैम ही जैम है, जो आपको असल में बीमारी के सफर पर ले जा रहा है। अब आप सोचिए, क्या आप इस जैम में अगर आप फंसे हुए हैं कई घंटों से, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, क्या आप ये गाना कभी गा सकते हैं? सुहाना सफर और ये मौसम हंसी कभी नहीं गाएंगे। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक स्टडी में यह पता चला कि लंबे समय तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहने से लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और इसके पीछे 2 कारण होते हैं। पहला कारण यह कि जब ट्रैफिक जैम में लोग देर तक फंसे रहते हैं तो इससे उनका मानसिक तनाव बढ़ता है, और दूसरा, लंबे समय तक ट्रैफिक जैम में रहने वाले वायु प्रदूषण के कण उनके ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं और प्रदूषण के बारीक कणों की वजह से भी लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और फिर मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा आता है और लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। और आपने देखा होगा हमारे देश में तो रोड रेज के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सड़क पर जब लोग चलते हैं कई कई घंटों तक ट्रैफिक में जाम रहते हैं, उनके काम रुक जाते हैं, किसी की मीटिंग मिस हो जाती है और वो लगातार
ये सोचते रहते हैं कि मैं कब इस जैम से निकलूं और अपने दफ्तर में पहुंचूं या काम पर पहुंचूं, क्योंकि वहां कोई उसका इंतजार कर रहा है। और फिर लोगों को गुस्सा आता है। ऊपर से प्रदूषण के काले बादल और PM 2.5 लगातार आपके अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है। यह स्टडी अमेरिका के सिएटल शहर में हुई, जहां का AQI 100 से कम रहता है और जहां दिल्ली और मुंबई जैसा ट्रैफिक जैम भी नहीं रहता। सोचिए, AQI वहां का 100 से कम है। दिल्ली का AQI अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली का AQI आजकल 350 से 400 के बीच में है, और जब ज्यादा प्रदूषण होता है तो 500, 600, 700 चला जाता है। तो अब सोचिए, जिस शहर में AQI 100 से भी कम है, अगर वहां ट्रैफिक जैम से लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में क्या हो रहा होगा, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर शरीर में क्या चल रहा है। सोचिए, अगर यह स्टडी दिल्ली, मुंबई या फिर भारत के बेंगलुरु शहर में की जाए तो इसका नतीजा क्या होगा। वर्ष 2021 में भारत में रोड रेज की घटनाओं को लेकर एक स्टडी हुई, जिसमें पता चला कि भारत में गाड़ी चलाने वाले हर 5 में से 2 लोग गुस्से में रहते हैं, और उनके गुस्से का कारण होता है लंबा ट्रैफिक जैम, और यह ट्रैफिक जैम उनका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और फिर वो सड़कों पर गुस्से में गाड़ी चलाते हैं, क्रोध में गाड़ी चलाते हैं। इस बात को आप दिल्ली की घटना से समझिए, जहां एक टैक्सी ड्राइवर की 2 लोगों ने इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी से आगे निकाल कर ले गया था, यानी उसने ओवरटेक कर लिया था। और इस घटना से आप समझ सकते हैं कि भारत में सड़कों पर लोगों का क्रोध किस स्तर पर पहुंच गया है, और इस क्रोध का कारण है ट्रैफिक जैम और उसके साथ वायु प्रदूषण का मिलना। ट्रैफिक जैम के मामले में दिल्ली और मुंबई से भी ज्यादा बुरी स्थिति बेंगलुरु की है। बेंगलुरु जैम के मामले में दुनिया में दूसरे और भारत में पहले पायदान पर है। Nowadays, it's taking on toll of our health because of many reasons. You know, we get noise pollution, air pollution. What is the density of the cars or any vehicle in a kilometer? If you take, it is too high. Density is too high. So naturally, it affects our health. And if you, fortunately, you close the windows and travel, you drive, that's fine. Otherwise, what an amount of noise pollution, air pollution, it affects your length. ट्रैफिक में फंसना मानसिक ही नहीं, शारीरिक तनाव भी है, जिसका दुनिया के करोड़ों लोग हर दिन सामना करते हैं। ट्रैफिक में 1 घंटे तक फंसे रहना ब्लड प्रेशर में काफी वृद्धि कर देता है। इसका असर शरीर पर 24 घंटे तक रहता है। अब सवाल ये है कि ट्रैफिक जैम के प्रदूषण की वजह से बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसका पहला जवाब है यातायात में सुधार, लेकिन ये एक सामाजिक समाधान है जो कि आसान नहीं है। इसका दूसरा समाधान है व्यक्तिगत स्तर पर, जो काफी हद तक लोग कर सकते हैं। इसमें ट्रैफिक से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना, गाड़ी में एयर फिल्टर लगाना, मास्क का प्रयोग करना सबसे प्रभावी तरीके हैं। जहां तक संभव हो गाड़ी में अच्छी क्वालिटी के मास्क का प्रयोग करें। संभव हो तो गाड़ी में HEPA हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर लगाएं। ये गाड़ी के अंदर की हवा में मौजूद प्रदूषण को कम करता है। इसके अलावा सफर के दौरान गाड़ी के शीशे बंद रखें ताकि गाड़ी के अंदर कम से कम प्रदूषण पहुंचे। कहीं जाने से पहले उस जगह का AQI चेक कर लें। अगर उस जगह का AQI अधिक हो तो वहां जाने से बचें, लेकिन मजबूरी में जाना ही पड़े तो मास्क लगाकर ही जाएं। इसके अलावा बीच बीच में पानी पीते रहें। ये भी प्रदूषण और तनाव से बचाव में काफी फायदेमंद है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, बेंगलुरु से अनाघा केशव के साथ दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्ट।